हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 गवर्नमेंट स्कीम्स की 2021 के लिए उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 27 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो भाई यस, पहले इस सवाल का जवाब दे दी मैम, कितने और पार्ट्स आएंगे? तो जस्ट 2 मोर पार्ट्स, जहाँ इतना रुके हो तहाँ 2 और पार्ट कर लो दोस्तों, ताकि 29 तक सब कुछ मैं कंप्लीट करा दूंगी। एक्चुअली बीच में मैंने छोटे छोटे पार्ट के चक्कर में ज़्यादा पार्ट बना दिए, वो मुझसे एक मिस्टेक हो गई। लेकिन अब आधे आधे घंटे के ही रहेंगे तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर कौन सी स्कीम है? सबसे पहला जो है वो है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, बट उससे पहले थोड़ा अनअकैडमी के कॉम्बो ऑफर्स के बारे में जान लेते हैं। दिस इज रियली अमेजिंग गाइस। इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन सम कोचिंग, सम ऑनलाइन कोचिंग, तो प्लीज आप इसको ऑप्ट करें। ये कॉम्बो ऑफर 15 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। 15 सितंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अमेजिंग है। देखिए, फर्स्ट ईयर अगर आप 1 साल के लिए लेते हो, जीएस का प्राइस देखिए, ऑप्शनल का प्राइस देखिए और कॉम्बो का प्राइस देखिए। मतलब जीएस के आसपास, ऑप्शनल का तो पैसा देना ही नहीं पड़ रहा है आपको, इतना पैसा आपको बचेगा। 2 साल में और बचेगा, 3 साल में और बचेगा। तो आपकी लंबी प्रिपरेशन है तो आराम से आप ले सकते हो। मतलब प्राइस हाइक कभी भी आ सकता है, मैं बता रही हूँ। 1 साल का जो बैच है आपका, कैसे देखिए प्रॉपर शेड्यूलिंग एडवांस में करी हुई है। कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाएगा, एडवांस में सब कुछ है। तो कोई डिले का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। 2 साल का बैच देखिए, 2023 तक के लिए प्रॉपर शेड्यूलिंग है। तो मतलब डिसिप्लिन मैनर में जो पढ़ेगा उसका कैसे पेपर नहीं निकलेगा, आप खुद बताइए। देखिए, एडुकेटर्स बायलिंगुअल कौन से, इंग्लिश वाले कौन से, सब पहले से बहुत डिसिप्लिन है। भाई ऑफलाइन कोचिंग में तो आप जाते हो, कुछ पता ही नहीं होता कि भाई पहुंच तो गए, ठीक है, बैग हिलाते हुए, लेकिन टीचर कब आएगा कब नहीं आएगा नहीं पता। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में क्या लॉन्च डेट है, कौन सा ऑप्शनल कौन देखेगा, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स कैसे मैनेज करेंगे। अलॉन्ग विद दिस यू आर गेटिंग रेज योर हैंड ऑप्शन, कि आप लाइव क्लास में हैंड रेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो अपने एडुकेटर से। भाई क्या चाहिए? देखिए, ये प्लस के और ये आइकॉनिक के सारा कुछ पाई चार्ट के थ्रू बताया गया है। अब आप अगर ये कहते हो कि मैम मेरे पास थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नो इश्यूज, यूपीएससी के लिए लोन भी प्रोवाइड करता है अकेडमी। फटाफट हैसल फ्री लोन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे, यू कैन अवेल लोन फ्रॉम देयर एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड सिर्फ आईएएस, क्योंकि डिस्काउंट यही दिला सकता है। साथ में 20 बुक्स जो यूपीएससी एक्सपर्ट्स ने क्रिएट करी हैं, 10,000 की कॉस्ट है, मगर आपको फ्री में मिलेगी इसके 1 साल से ऊपर सब्सक्रिप्शन के साथ में। देखिए, यहाँ पे स्कॉलरशिप पूल है, बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो प्लीज आप जरूर इसके लिए जरूर 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 जाएं एंड डोंट मूव ऑन विदाउट यूजिंग माई कोड सिर्फ आईएएस। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं और पहली जो स्कीम है उसके बारे में जानते हैं, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में किए हैं, फिलहाल ये समझते हैं। देखिए, इसमें कुछ 1600 करोड़ रुपए मैनेज हो पाए हैं, जिसमें कि 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपीस को यूज करा जाएगा फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए, उन लोगों के लिए जो गंगा रिवर के बैंक के आसपास रहते हैं। जैसे कहाँ कहाँ के हो गए आपके, उत्तर प्रदेश में आप जानते हो बह के जाती है, या ये आपका बिहार तक के लिए है ना, उत्तर प्रदेश से बिहार तक के लिए जो भी गंगा नदी बह के जा रही है, तो इनके बैंक पे जो भी लोग रह रहे हैं, इनकी लाइफ को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव मैम बता दो ताकि आगे बढ़ सके। देखो, जैसा आप जानते हैं कि नेशनल वाटरवे 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। भाई जो भी पढ़ते लिखते हैं उनको पता है कि भाई हल्दिया से वाराणसी तक है ना, रिवर गंगा पे है। तो जो नहीं भी पढ़ते हैं वो यहाँ पे आपको प्रसन्ना वर्मा बता देगी। तो हल्दिया से वाराणसी तक जो है ये स्ट्रेच है नेशनल वाटरवे 1 का। इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए नेविगेशन की, ये इसका मेन उद्देश्य है। और फीचर्स क्या है? फीचर पहला ये है कि प्रोजेक्ट जो है इन्विसाज करता है डेवलपमेंट ऑफ वाटरवे, कमर्शियल नेविगेशन हो सके यहाँ से इलाहाबाद एंड हल्दिया के बीच में गंगा रिवर के ऊपर, जिसका डिस्टेंस करीब 1620 1620 किलोमीटर है। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी स्टेट कवर होंगी? एक तो अपनी उत्तर प्रदेश हो जाएगी, चलिए बहुत बढ़िया, एक हो जाएगी बिहार, और एक हो जाएगी झारखंड, और आखिरी में वेस्ट बंगाल, जहां से जा रही है गंगा वहां से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब 4 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स को प्लान करा गया है इस नेशनल वाटरवे 1 के ऊपर। एक आपका होगा वाराणसी में, एक होगा ये आपका साहिबगंज में, एक होगा आपका हल्दिया में, और एक होगा आपका गाजीपुर में। ठीक है, सब कुछ पहले से आपको बता रही हूँ, किसी को बताइएगा नहीं। अब प्रोजेक्ट जो है इसने अपना अडॉप्ट करा था फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अ प्रोजेक्ट अडॉप्टेड द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार इंडिया में आया रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम?
ये एक IT बेस्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, ताकि जो भी रिसोर्स मैनेजमेंट है उसे प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर सकें ऑफ वाटर बॉर्न ट्रांसपोर्ट। तो भैया एक बात बताओ, हम बड़े बड़े हवाई वगैरह के लिए सब कुछ रखते हैं, तो क्यों ना आपकी पानी के लिए भी थोड़ा कुछ करा जाए, और वाटर बॉर्न ट्रांसपोर्ट के लिए प्रॉपर ऐसा सिस्टम है, IT बेस्ड सिस्टम है, ताकि ये प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर सकता है, रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर से हो सकता है। अब ये प्रोजेक्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट लग रहा है वर्ल्ड बैंक का। देखिए वर्ल्ड बैंक बहुत पैसा लगाता है बहुत डेवलपमेंट करने के लिए, तो वर्ल्ड बैंक ज़्यादातर में तो हाँ ही हो जाता है, जिसको नहीं पता होता। आंसर एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी मायने नहीं रखती, लेकिन आपको बता देती हूँ 5369.18 करोड़ है। समझ रहे हो दिमाग में क्या आ रहा है करीब 800 मिलियन US डॉलर कॉस्ट प्रोजेक्ट की। वो 50-50 की रेशियो में शेयर होगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में। सारा पैसा थोड़ी दे देगा वर्ल्ड बैंक, हाँ। और इंडिया का पहला इनलैंड मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट को इनॉग्रेट करा गया रिवर गंगा के ऊपर वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। तो ये तो हमने इस मिनिस्ट्री के अंदर जो एक ही खबर थी उस खबर को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट मिनिस्ट्री के अंदर बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। इसके अंदर कौन सी स्कीम न्यूज में देखिए, सबसे पहले है, बहुत सुना होगा, भारतमाला परियोजना, बहुत सुना होगा। तो न्यूज में फिलहाल क्यों है? न्यूज में ये है कि पिछले एक साल में बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया है इस भारतमाला परियोजना के तहत, ठीक। तो अब इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझिए। देखिए ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है ना, हाईवे सेक्टर के लिए है, जिसका मेन फोकस ये है कि किस तरीके से एफिशिएंसी को और बढ़ाएं फ्रेट और दूसरे पैसेंजर मूवमेंट की अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर, बाय ब्रिजिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। जहां मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट को पहुंचाएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है इसे पूरा करके अपने पूरे देश के अंदर प्रॉपर कनेक्टिविटी को करना इसका उद्देश्य है, ठीक। फीचर्स क्या है? फीचर्स में करीब टोटल 24,800 किलोमीटर ये माना जा रहा है कि फेज 1 में भारतमाला के इसे यहाँ पे बनाया जाएगा। इसमें ये अगले 5 सालों तक के लिए रहेगा, मतलब 2017 में शुरू हुआ था, 17-18 में, तो 2021-22 तक के लिए था। उसके साथ भारतमाला परियोजना फेज 1 के अंदर 10,000 किलोमीटर का बैलेंस रोड वर्क भी है अंडर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, NHDP के तहत, जिसमें टोटल करीब कितना हो जाएगा भाई? पहले कितना था? पहले 24,800 था, और इसमें 10,000 को और जोड़ दो, कितना टोटल पहुंच गया फेज 1 में? 34,800। भाई साहब अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी कैटेगरी क्या रहेगी, ये अच्छा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सारे फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा फीचर ये है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो अभी के कॉरिडोर्स हैं उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी जब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। उसके बाद जो चोक पॉइंट हो जाते हैं, वह चोक पॉइंट्स यहाँ पे एलिमिनेट होंगे, तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, फटाफट से जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर होगा। तीसरा इसका फीचर ये है कि फोकस भी बढ़ेगा, कि हम कनेक्टिविटी, हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में हमारे कनेक्टिविटी की बड़ी बुरी हालत है, तो वहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, और इससे इनलैंड वाटरवेज के साथ भी जो है हम चीज़ें बढ़ा सकते हैं। तीसरे नंबर पर कि अटेंशन यहाँ पे दी जाएगी ताकि कनेक्टिविटी को, जो बैकवर्ड एरिया होते हैं ना, ट्राइबल एरिया होते हैं ना, जहाँ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, वहाँ तक पहुँचाना। जैसे कि भाई वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़िया हो सके, कुछ ऐसे रिलीजियस या टूरिस्ट इंटरेस्ट वहाँ पहुँच सके, ट्रेड रूट्स हो सके आसपास की कंट्रीज़ के साथ में, वगैरह वगैरह, क्योंकि इससे हम बहुत पिछड़े हो जाते हैं। देश इतना बड़ा है, सड़क ना होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अपना जो प्रॉपर नहाई है, इसने भी एक लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इन्हांसमेंट प्रोग्राम, जिसे लीप कहते हैं, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इन्हांसमेंट प्रोग्राम, इसको लॉन्च करा है इस भारतमाला परियोजना के अंदर। उसका उद्देश्य यह है कि हम फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाएंगे देश के अंदर, कैसे? कॉस्ट को इंप्रूव करके, टाइम प्रॉपर करके, ट्रैकिंग और ट्रांसफरेबिलिटी अच्छी करके कंसाइनमेंट की, कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर होगा, प्रोसीजनल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस होंगे, मतलब समझ रहे हो, हर चीज़ का यूज़ करा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, प्रोसीजर चीज़ें बढ़िया हो, IT बढ़िया हो, तो ऑब्वियसली बात है कि जो आगे रिजल्ट निकल के आएगा वो भी बढ़िया होगा। उसके साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे नेशनल हाईवेज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल को भी क्रिएट करा है। किसको किया है? नेशनल हाईवेज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल को भी क्रिएट किया है, ताकि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सके
के हाईवे प्रोजेक्ट्स में। और प्रोजेक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के थ्रू इम्प्लीमेंट करा जाएगा और नहाई के थ्रू करा जाएगा, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी इसमें इन्वॉल्व है और स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब जो PWDs होते हैं ना वो भी। अब देख लीजिए यहाँ पे भारत माला प्रोजेक्ट कैटेगरी, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इसमें 9,000 किलोमीटर तक टू अनलॉक जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है हमारे देश के अंदर, भाई ना होने की वजह से इकोनॉमिक कॉरिडोर्स या कॉरिडोर्स ना होने की वजह से जो नहीं अभी तक लॉक पड़ा है उसे अनलॉक कर सकते हैं। उसके साथ इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट 6,000 किलोमीटर, ये है कि पूरी तरह से हर जगह पे कनेक्टिविटी होगी हॉलिस्टिक मैनर में। तीसरा नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, ये 5,000 किलोमीटर, इससे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत बढ़िया। उसके बाद बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 2,000 किलोमीटर की है, इससे बॉर्डर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। उसके साथ कोस्टल रोड्स एंड पोर्ट कनेक्टिविटी 2,000 किलोमीटर, भाई ये भी बहुत ज़रूरी है। भाई ये जो पोर्ट्स हैं हमें बहुत ज़रूरी है इसे हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए। और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 800 किलोमीटर के रहेंगे ताकि एक्सप्रेस गेन्स फटाफट से उसको स्पीड अप हो सके, ठीक है, और स्पीड्स हो सके, एक्सप्रेस स्पीड्स हो सके फॉर एक्सप्रेस गेन्स। और यहाँ पे बैलेंस जो NGDP का काम है वो आपका 10,000 किलोमीटर का बचेगा। ये इससे ऑल राउंड कनेक्टिविटी पूरे देश के अंदर बढ़ाने की बात की जा रही है। बहुत अच्छी बात है, जहाँ सड़क है वहीं पे सब कुछ है, नहीं तो गड्ढों वड्ढों में क्या ही हो पाया है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, जो नेक्स्ट मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आइए समझते हैं कि इसके अंदर कौन सी स्कीम न्यूज़ में रही है। जैसे कि सबसे पहली स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो अपना मनरेगा है 2005 वाला। जरा यहाँ पे समझते हैं चीज़ क्या है कि न्यूज़ में फिलहाल क्यों है। देखिए न्यूज़ में अब यहाँ जॉब की बात आ रही है तो न्यूज़ में तो आना है कि लॉस ऑफ लाइवलीहुड दैट वाज ट्रिगर्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक ब्रॉट दिस स्कीम एट द सेंटर ऑफ डिबेट रिलेटेड टू लाइवलीहुड ऑफ पुअर। देखो भाई ये स्कीम न्यूज़ में रहने की वजह ये है कि कोविड-19 के चलते न जाने कितने घर उजड़ गए। तो ये स्कीम पे सवाल उठने लगे, डिबेट होने लगे कि कैसे क्या होगा गरीबों का, कैसे उनका गुजारा होगा, बाबा बताओ। तो ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या है पहले समझते हैं। कम से कम 100 दिनों की, मतलब नॉट लेस देन 100 डेज, कम से कम 100 दिनों का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क देना एक गारंटी के तौर पे, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट के तौर पे इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज पर डिमांड, रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव असेट्स ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। सबसे ज़्यादा 100 दिनों की गारंटी दी जाती है कि कम से कम तो हम 100 दिन का आपको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क प्रोवाइड करेंगे, इतना एम्प्लॉयमेंट आपको देंगे हर घर से, ताकि बंदा काम कर सके, कुछ अपना जीवन गुजारा कर सके। दूसरा कि हम लाइवलीहुड रिसोर्स बेस जो गरीब को है उसको मजबूत कराएंगे। तीसरा कि हम सबको भाई ऐसा काम करेंगे कि सोशल इंक्लूजन हो, सब लोग यहाँ पे जो है सबको ध्यान में रखा जाए, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम और मजबूत बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो बातों में बड़े खूबसूरत, फीचर्स की बात करते हैं कि देखिए 100 दिनों की तो हमने मैंडेटरी बात करी कि 100 दिनों से कम तो हम एम्प्लॉयमेंट नहीं, 100 दिनों का तो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे यानी स्किल्ड मैनुअल वर्क में। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोविजन है कि हम 50 दिनों का एक्स्ट्रा, मतलब एडिशनल अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट भी देंगे उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में, इन ड्रॉट या नेचुरल कैलामिटी जो नोटिफाइड एरिया है, ऐसे एरिया जहाँ पे सूखा पड़ता है, कोई नेचुरल कैलामिटी नोटिफाइड रूरल एरियाज हैं, ऐसे गाँव हैं, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा 50 दिनों का देंगे। और टोटल कितना हो गया, 150 दिन हो गए एक साल के, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 पार्ट 4 के हिसाब से नरेगा एक्ट के 2005 वाले जो स्टेट गवर्नमेंट है ये ऐसी कोई प्रोविजन बना सकती हैं जिसमें एडिशनल डेज का भी ये दे सकती हैं अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब जो एक्ट के तहत तो 100 दिनों का मिनिमम कहा गया है, लेकिन इस एक्ट के सेक्शन 3 पार्ट 4 के तहत यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य की सरकारें हैं, वो एक्स्ट्रा पीरियड के लिए भी दे सकती हैं अपने खुद के पैसे से, अपने खुद के फंड से, ठीक। गोल्स क्या है, गोल्स ये है कि भाई सबसे जो रिस्की लोग होते हैं गांव वगैरह के, उनको वेज, भाई पैसे किसको नहीं चाहिए, काम किसको नहीं चाहिए, तो वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना ताकि सोशल प्रोटेक्शन हो सके। दूसरा कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी भाई और बढ़े, उनके पास पैसे होंगे तभी तो वो कुछ ना कुछ खरीद पाएंगे, कुछ ना कुछ सामान ले पाएंगे ना। तीसरे नंबर पे
कि भैया जो बेचारे लोग हैं, जो पिछड़े हैं, उन सबको कुछ, वही चीज़ है, मेन चीज़ यही है कि उनको फिर से कुछ मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना, उसके साथ लॉन्ग टर्म तक वो कुछ ना कुछ ऐसा खरीद सकें, भाई उनके पास पैसा होगा तो कुछ अच्छा ले सकेंगे। उसके बाद जो सोशली एडवांस डिसएडवांस लोग हैं बेचारे, जैसे औरतें हो गई या SC ST के लोग होते हैं, है ना, तो इनको भाई एम्पावर करना, इनको भी तो मजबूत बनाना है ना। तो ये चीज़ आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे इन लोगों को भी कुछ मदद मिलेगी। इसके साथ डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करना। देखो जहाँ पे गांव दूर दराज तक बात हो रही है, इसका मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिसेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है ये मजबूत होंगे, पार्टिसिपेटरी होंगे और एंटी पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाओ के तहत काम करेंगे, लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स के तहत काम करेंगे। और डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है, ग्रास रूट लेवल पे मजबूत बनाना है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज़रूर मजबूत बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद फीचर ये है ग्राम पंचायत रजिस्टर्स हाउस होल्ड आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी एंड इशूज अ जॉब कार्ड। ग्राम पंचायत क्या करती है कि हाउस होल्ड को रजिस्टर करती है, पहले इंक्वायरी करती है, उसके बाद रजिस्टर करती है और उसके बाद एक जॉब कार्ड इशू कर देती है। ठीक है, उसके साथ सोशल ऑडिट, नरेगा का जो काम है ये मैंडेटरी है, मतलब देखना कि कितना काम हुआ, कितना पैसा लगा और आखिरकार क्या रिजल्ट क्या है, ये बहुत जरूरी सोशल ऑडिट। तीसरे नंबर पे कि एटलीस्ट 1/3 जो बेनिफिशियरीज हैं उनको औरतों को होना चाहिए, मतलब विमेन बेनिफिशियरीज को ध्यान में रखा गया। इसके तहत एम्प्लॉयमेंट को दिया जाएगा 5 किलोमीटर के रेडियस में, मतलब अगर आपका घर यहाँ है तो आपके 5 किलोमीटर तक ही आपको काम मिल जाएगा, और अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है तो एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया जाएगा, एक्स्ट्रा वेज आपको मिलेगा इसके लिए। सेक्शन 6 पार्ट 1 ऑफ द एक्ट के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से वेज रेट को जो है स्पेसिफाई करेगी, बताएगी कि आखिरकार क्या वेजेस रहेंगी। और राइट टू गेट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब बेरोजगारी भत्ता पाने का हक है, अगर मान लीजिए कोई इन केस एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। मतलब मान लो जैसे एप्लीकेशन सबमिट करी और उसके 15 दिनों के भीतर अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो क्या करना है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है ना, जो बियर करी जाएगी, ये जो बेरोजगारी भत्ता है इसे बियर करा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा। ठीक है, 60:40 का वेज और मटेरियल रेशियो मेंटेन करा जाएगा और कोई नो कॉन्ट्रैक्टर एंड मशीनरी अलाउड, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या मशीनरी अलाउड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 100% वेज की कॉस्ट अनस्किल्ड मैनुअल लेबर की बियर करेगी, मतलब देगी, और 75% मटेरियल कॉस्ट जैसे कि वेजेस हो गए स्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स के, उनके भी बियर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके साथ सरकार ने ये भी कहा कि हम एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देंगे जो भी 100 दिनों से ऊपर हाउस होल्ड को, जैसे मान लो 150 दिनों तक दे सकते हैं, मतलब 50 दिनों तक एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, तो वो ऐसे एरियाज में देंगे जो ऐसे नोटिफाइड डॉट या फिर ऐसे कुछ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है ना, अलग अलग स्टेट की जो नेचुरल अफेक्टेड होते हैं उन डिस्ट्रिक्ट को। जॉब क्रिएशन के साथ साथ स्कीम का उद्देश्य ये भी है कि हम असेट्स की क्वालिटी भी बढ़ाएंगे, स्किल्ड वर्कर्स की क्वालिटी भी बढ़ाएंगे फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, यंग लोगों को, यूथ को ज्वाइन हायर करेंगे फॉर जॉब, लाइक GIS मैपिंग हो रही है ना उसके लिए, या ब्लॉक लेवल मॉनिटरिंग का काम के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। उसके साथ जियो जो मनरेगा है ये एक यूनिक एंडेवर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, इसके साथ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ मिलके है, इसरो भी साथ में है इसके, और आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स भी साथ में है, ताकि असेट की जियो टैगिंग कर सकें अंडर क्रिएटेड अंडर नरेगा। जो असेट नरेगा के अंदर बनाए गए हैं, मनरेगा के अंदर बनाए गए हैं, उनकी जियो टैगिंग कर सकें। अब जियो टैगिंग क्या होती है, देखो कभी भी अपनी फोटो खींचना खड़े होके तो जाके उसकी प्रॉपर्टीज में चेक करना, आईफोन से खींचिए तो ऊपर ही दिख जाएगी, तो पता चलेगा कि कहाँ पे खड़े थे आप और किस जगह पे जो है आपने फोटो खींची। तो ये बहुत जरूरी है आजकल, ये हर चीज में, बैंक में लोन लेने भी जाओगे तो एक बंदा वहां से आता है, क्रेडिट मैनेजर या वहां का फील्ड वर्कर है ना, जो भी आएगा FI करने के लिए, वो आपके साथ एक सेल्फी लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें जियो टैगिंग हो जाती है। तो जियो टैगिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि पता तो हो कि मैंने किस जगह पे फोटो खींच, मतलब किस जगह पे क्या चीज लोकेटेड है, समझे। अब नरेगा की परफॉर्मेंस जो कोविड-19 के अंदर हुई वो समझिए कैसे क्या दिक्कत हुई। तो 2020-21 की बात है, टोटल करीब 344 करोड़ इतना सारा परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुआ है।
till February 2021, और this was the highest ever percentage generated so far. तो ऑफ द टोटल परसेंटेज अबाउट 52% जो विमेन परसेंटेज थी, ये जो है मान लो आप ये जनरेट हुआ विद विच रिफ्लेक्ट सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। तो ऑब्वियसली बात है कि जो है औरतों ने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, काफ़ी ज़्यादा जो है अपने घर परिवार के लिए इंसान काम करते ही करता है, तो यहाँ पे औरतों का बहुत ज़्यादा दिखा। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है पहले ये बता दूँ, PERSONDAYS, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है कि एनी कैलेंडर डे और पार्ट ऑफ देयर ऑफ ड्यूरिंग विच अ सिंगल एम्प्लॉय ऑफ पार्टी कंडक्ट्स एटलीस्ट 4 आवर ऑफ वर्क फॉर अ अदर पार्टी परसूट टू दिस एग्रीमेंट। मतलब 4 घंटे का तो कम से कम काम किया ही हो बंदे ने, समझे। तो समझ लीजिए कि कोविड-19 में कितना बढ़िया रहा, 344 करोड़ परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, समझे। इसमें से 52% 52% औरतें थी। क्लियर। तो औरतों का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा रहा, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल के बारे में। तो ग्रामीण की बात हो रही है, न्यूज में क्यों ना, फिलहाल समझिए अप्रैल 2021 की बात है। मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने 92% टारगेट कंप्लीट कर लिया है ना, अपने फर्स्ट फेज में स्कीम का, जो कि आपका 2016 से 16-17 से 2018-19 तक था ना, 2016-17 टू 2018-19 तक। तो मिनिस्ट्री ने कहा कि इन अप्रैल 2021 द मिनिस्ट्री इन्फॉर्म्ड दैट 92% टारगेट ऑफ कंप्लीशन हैज बीन अचीव्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम, दैट इज फ्रॉम द 2016-17 टू 18-19। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या, पहले ये समझिए इसका ऑब्जेक्टिव, जैसा नाम वैसा काम, कि हम करीब 2.95 करोड़ घरों को बनाएंगे जिसमें सारी बेसिक एमिनिटीज होंगी, मतलब पानी होगा, पट्टी वगैरह होगी, बाय द एंड ऑफ ईयर 2022। बहुत बढ़िया। स्कीम को स्टार्टिंग में ये था कि हम ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उसको कवर करेंगे, जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, और जो LIG होते हैं, ठीक है, जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, ऐसे सेक्शंस को कवर करेंगे। बट इसमें अब मिड इनकम ग्रुप वाले लोग भी कवर कर दिए गए हैं, कि मिड इनकम MIG जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है LIG मतलब लो इनकम ग्रुप, एक होता है MIG, ठीक है, और फिर HIG आते हैं हाई इनकम ग्रुप। तो अब इनको MIG को, मिडिल इनकम ग्रुप को भी इसके अंदर कवर कर लिया गया है। अब फीचर्स की बात करते हैं। तो पहला फीचर ये कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कहा हाउसिंग फॉर ऑल की कॉल कही थी, 2022 तक हम सबके पास घर होगा। ये जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था प्रधानमंत्री जो आपका आवास योजना ग्रामीण के तहत, इसको कब लॉन्च किया था, 2016 में लॉन्च किया था नवंबर में, और अभी तक 1.14 घरों को ऑलरेडी बना दिया गया है देश के अंदर इस प्रोग्राम के तहत। क्या आपको घर मिला, कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा कि कैसे पता लगाएंगे किसको देना है, बेनिफिशियरी कौन होगा। देखो ये जो है इसको इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस देख वगैरह के, कि भैया कौन पिछड़ी जाति का है क्या नहीं है ना। इसमें कुछ सब्जेक्ट टू 13 पॉइंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी है इनका, इस बेसिस पे निकालते हैं कि किसको घर मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। तीसरा ये है ग्राम सभा का इसमें उद्देश्य मतलब रोल क्या है। ग्राम सभा का रोल ये है कि लिस्ट को प्रेजेंट किया जाता है ग्राम सभा के सामने, पता करने के लिए कि भाई इसमें पता लगाइए बेनिफिशियरी कौन है ना, हु हैव बीन असिस्टेड बिफोर एंड हु हैव बिकम इनएलिजिबल ड्यू टू अदर रीजन। कौन से ऐसे लोग हैं, देखिए ये लिस्ट है आपके सामने। अब ग्राम सभा बताएगी कि ऐसे कौन से बेनिफिशियरी हैं इनको जिनको पहले कुछ फायदा मिल चुका है, या फिर ऐसा है कि ये लोग इनएलिजिबल हो गए हैं किसी और वजह के चलते। चौथी बात ये कि टेक्नोलॉजी का यूज, तो भाई कैसे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है कि जो इंस्पेक्शन होगा है ना वो, या जो जियो टैगिंग होगी, ठीक है, फोटोग्राफ वगैरह जो खींची जाएंगी, ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू प्रॉपर अपलोडिंग होगी इसकी, है ना, कि अपलोड करेंगे इसको। हर एक बेनिफिशियरी को 100% ग्रांट मिलेगी 1.20 लाख रुपए की प्लेन एरिया में, 1.30 लाख रुपए की हिली एरिया में, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, या ऐसी कोई डिफिकल्ट एरिया में, या यूटी में, है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी है या लद्दाख की है, या आपका LWE एरिया है, IAP एरिया है, इन सब में। और इसमें जो शेयर करा जाएगा रेशियो रहेगा 60:40 का। ये जो कॉस्ट है ये 60
इस टू 40 के रेशियो में सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो जाएगी। और बाकी बचे पैसे में बेनिफिशियरीज लोन ले सकते हैं अप टू ₹7,000, 7,000 रुपए तक लोन भी मिल जाएगा इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, अब फंड्स सारे ही घरों के लिए है ना जो बनाए जा रहे हैं इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, ये दिए जाएंगे 4 इंस्टॉलमेंट में, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएंगे बेनिफिशियरी के प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद, है ना, अलग अलग स्टेजेस के जो कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस का प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद उस हिसाब से फंड्स आएंगे। और कैसे, जियो टैग फोटोग्राफ के थ्रू वेरिफिकेशन होगा कि कितना क्या काम हुआ। चलो ठीक है, एक फोटो खींची, जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर ए जगह है, यहाँ से फोटो खींच के डालेगी, अभी ठीक है ढांचा खड़ा हुआ, फिर थोड़े दिनों के बाद एक बार फंड आ गया, फिर थोड़े दिनों के बाद भाई डाला कि देखो अब जो है वो प्लास्टर हो गया, फिर डाला कि भाई अब जो है वो पुताई हो रही है। तो इस हिसाब से जियो टैगिंग होती रही कि सेम जगह पे देखो ये हो रहा है, तो पता चल जाएगा उससे। उसके बाद बेनिफिशियरीज को यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा अनस्किल्ड लेबर वेजेस का 95% डेज तक अंडर नरेगा स्कीम, एंड असिस्टेंस भी इसमें दी जाएगी 12,000 रुपए की कि अपने टॉयलेट आप बना सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, या कोई भी डेडिकेटेड और एनी अदर डेडिकेटेड सोर्स ऑफ फंडिंग दी जाएगी। बहुत बढ़िया। इसमें यह भी है कि कंस्ट्रक्शन लोकल मटेरियल का यूज करके बनाइए, लोकल हाउस डिजाइन के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। पैन इंडिया, पूरे इंडिया में ट्रेनिंग दी जा रही है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, ये जो मजदूर होते हैं उनको, है ना, इसको भी लॉन्च करा गया हर इस स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर। और ये प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखने वाला कौन है, मॉनिटर करा जाएगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू, सोशल ऑडिट होगा प्रॉपर, मैंने बताया सोशल ऑडिट क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो आपका दिशा कमेटी, इसके थ्रू, सेंट्रल एंड दी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू, और नेशनल लेवल मॉनिटरिंग होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया खत्म, मॉनिटरिंग होगी। ठीक है, स्कीम के अंदर कुछ प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि दूसरी स्कीम कोई इसमें ये कन्वर्ज कर रहा है, अपने में ले रहा है सरकार की स्टेट यूटीज की, ताकि एलपीजी कनेक्शन वगैरह भी मिल सके इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, उज्ज्वला स्कीम के तहत इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी मिल सके, ये बढ़िया है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो जल जीवन मिशन के तहत, तो बढ़िया है। मतलब एक घर क्या बना, घर के साथ सारी फैसिलिटी उसमें मिलना तैयार हो गई। उसके साथ रिडक्शन हैज बीन डन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये 4% से घटा के 2% कर दिया गया है प्रोग्राम फंड का। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में रिडक्शन किया गया है, बहुत अच्छी बात है। ये लोग रिडक्शन ऐसे भी दिखाते हैं ना, मुझे बड़ी हंसी आती है कि उन जगहों पर रिडक्शन दिखाएंगे जहाँ पे पैसा थोड़ा बहुत मिल रहा होगा या जो काम कर रहा होगा और उन जगहों पे नहीं दिखाएंगे। मतलब मिनिस्टर की थाली जो है वो 1-2 रुपए 4 रुपए की है, उसमें जो है पैसा पूरा नहीं देना जब वो लाखों रुपए पा रहे तब भी। खैर, दो सिलेक्शन है बेनिफिशियरीज का 3 स्टेज वैलिडेशन के थ्रू, मतलब आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का जो है ना, उससे निकालेंगे कौन से लोग पिछड़े थे, ग्राम सभा एक बताएगी कौन से लोग पिछड़े हैं, फिर जियो टैगिंग करके इस तरीके से निकालेंगे कि किसको फायदा मिलना चाहिए। मतलब पूरेस्ट ऑफ दी पुअर, कि गरीबों में भी जो सबसे गरीब हैं, है ना, ये देखा जाएगी। ये ना हो कि गरीब हैं कोई बात नहीं लभी, तब भी एक घर तो है ही, है ना, ऐसा नहीं। तो ये हमने कुछ बात करी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। नेक्स्ट है बात दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके बारे में देखते हैं क्या है, न्यूज में क्यों रहा, फिलहाल ये समझते हैं। तो देखिए, न्यूज में रहने की वजह ये है कि स्पेशल पैकेज यूटी जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की है, इनको दिया गया है 5 सालों के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया गया है, अप्रूव करा गया है कि हम फंडिंग करेंगे अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। अब देखो भाई, स्पेशल पैकेज तो दे दिया गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूटी को, तो ऑब्जेक्टिव क्या है यह समझते हैं कि भैया गांव की गरीबी को कम करना है, जो गांव के घर हैं, है ना, उनको एक प्रॉपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एक स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके, इससे ही गरीबी दूर हो सकती है। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम करीब 10 से 12 करोड़ जो गांव के आपके जो रूरल हाउस होल्ड हैं, जो गांव के घर हैं, उनको हम यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मोबिलाइज कर सकें, ट्रांसफर कर सकें इन अ टाइम बाउंड मैनर। मतलब 2024-25 तक हमें करना है टू मोबिलाइज 10 to 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड इंटू अ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तीसरा उद्देश्य ये है कि हम एक अच्छा एक सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं लाइवलीहुड में, मतलब आगे तक ये इंप्रूवमेंट रहे, गरीबों में रहे, कैसे एक अच्छा कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बना के। और चौथा उद्देश्य ये है कि हम एक एफिशिएंट, मतलब एक बढ़िया एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करें
गांव के गरीबों के लिए, जिससे क्या होगा कि इनकी हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी, है ना, लाइवलीहुड बढ़ेगा इनका, और इनका एक्सेस जो फाइनेंशियल और पब्लिक सर्विस में है वो बढ़ेगा। तो जब पैसा होगा सब कुछ बढ़ेगा। और आखिरी ये कि हम करीब यहाँ पे 7.0 मतलब करीब 7 करोड़ जो गांव के गरीब घर हैं वहां तक हमें पहुंचना है, जिसमें कि करीब 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ जो है वो उन्हें मोबिलाइज करने की बात है इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो उद्देश्य तो बहुत बढ़िया बढ़िया है। आइए थोड़े फीचर्स जानते हैं। पहला फीचर तो ये कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ना, जो प्रमोट करता है मल्टीपल लाइवलीहुड को गरीब घरों के लिए पूरे देश के तहत, पूरे देश के अंदर। दूसरा कि मिशन के अंदर ये है कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना। कैसे? कम्युनिटी प्रोफेशनल्स के थ्रू, कि भाई सेल्फ हेल्प करनी है। एक यूनिक तरीका है ना इसका, ये जो दीनदयाल आपका अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत है ना, जिसे बोलते हैं DNRLM। उसके बाद फीचर ये है कि इम्प्लीमेंट करा जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल, है ना, मतलब एक स्टेट सोसाइटी है, ऑटोनॉमस स्टेट सोसाइटी, उसके द्वारा, जिसका मेन जो आपका विद डेडिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट यूनिट्स एट दी नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे इनको प्रॉपर सपोर्ट भी मिलेगा। उसके साथ यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन, मतलब एटलीस्ट एक औरत जो मेंबर होगी, हर एक गरीब जो भी आइडेंटिफाइड रूरल पुअर हाउस होल्ड है, मतलब जो गांव का गरीब घर है ना, इसको इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर, ये जो पूरा नेटवर्क है उसके अंदर लाया जाएगा एक टाइम बाउंड मैनर में, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। तो और खासकर जो ध्यान दिया जाएगा वो वल्नरेबल कम्युनिटी पे दिया जाएगा, जो रिस्की कम्युनिटीज है उन पे दिया जाएगा। उसके साथ पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, मतलब इंस्टेड ऑफ BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के बजाय यहाँ पे पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर करेंगे। मतलब जो ये PIP है ना, मतलब पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, ये एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोसेस है, जहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपके CBOs है वो खुद ही देखते हैं कि कौन आखिरकार गरीब है गांव के अंदर, है ना। तो ये पूरा पार्टिसिपेटरी टूल को यूज करके सिर्फ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको नहीं देखा जाता है ना, कि देखा जाता है कि सच में कौन गरीब है। एक होता है लिखवाना, जाके देख लिया, एक होता है समझ के जान के निकालना, ठीक है। और उसके बाद रिवॉल्विंग फंड, RF, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, है ना, ये इंस्टीट्यूशन के लिए रहेंगे गरीबों के लिए, ताकि इनका जो इंस्टीट्यूशनल या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी है वो मजबूत रहे। बिना पैसे के कुछ नहीं होता, है ना। और ये भी है कि भाई जो बैंक फाइनेंस है उसको भी अट्रैक्ट करेंगे, मेन स्ट्रीम बैंक फाइनेंस को भी अट्रैक्ट करेंगे। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन देखिए, तो इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी गरीबों के बीच में होगी, है ना, वो भी समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी यहाँ पे फायदा होगा और वो भी आगे बढ़ेंगे। और लाइवलीहुड्स की बात करें तो ये देखिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका मेन फोकस ये है कि हमें यहाँ अभी जो लाइवलीहुड है गरीबों की, उसे हमें और प्रमोट करना है, बढ़िया बनाना है, चाहे वो फार्म में हो और चाहे वो नॉन फार्म सेक्टर में हो। स्किल्स को और मजबूत करना है ताकि जॉब वगैरह को क्रिएट कर सकें फॉर द जॉब मार्केट आउटसाइड, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ सके माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। बहुत गरीबी है भाई, बहुत गरीबी है। करीब 25% NRLM जो आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का फंड है, पैसा है, ये आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो है इनमार्क करा गया है, किसके लिए होगा। अब ये जो आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है कि स्किल को डेवलप करा जाता है गांव के जवान लोगों में, और उसके बाद इनका प्लेसमेंट किया जाता है जो हाई वेज एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पैसा इनको ज़्यादा मिल सकता है, जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वहाँ पे इनको एम्प्लॉय कर देते हैं, ठीक है। अब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक से कह रही है, इनकरेज कर रही है कि आप रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाइए सारे ही डिस्ट्रिक्ट में देश के अंदर, जैसे कि आपका रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट बना है ना, इसी मॉडल पे बनाइए। उसके साथ महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इससे क्या होगा कि भाई सक्सेसफुल स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे प्रमोट करा जाएगा कि भाई स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स और बढ़िया हो, इससे औरतों का पार्टिसिपेशन और बढ़िया हो, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और बढ़िया हो, समझे ना। इसका उद्देश्य ये है कि जो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी घर में हो गरीबों की, पूरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीबों में भी सबसे गरीब है उनके घर में कम से कम खाना होना चाहिए, इसका ध्यान दिया जाएगा। उसके साथ नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट,
इसको भी ऐसे डिजाइन करा गया है एज अ सबसेट ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये क्या है, ताकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इज टू क्रिएट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कैपेसिटी को बढ़ाना सेंटर की, स्टेट की करीब 13 कुछ 13 पॉवर्टी स्टेट्स में, गरीब राज्यों में, जिसमें करीब 90% गांव में जो रहते हैं वो गरीब हैं पूरे कंट्री के, पूरे देश के। और वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक ने एड दी है प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक एड कर रहा है ताकि जो है वो डिजिटल फाइनेंस और बढ़ सके, लाइवलीहुड इंटरवेंशन और बढ़ सके, बहुत ज़रूरी है ना, मोबाइल के थ्रू पैसा वगैरह पहुंचे। और अक्टूबर 2020 की बात है जब कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया था स्पेशल पैकेज को, जिसकी कीमत करीब 520 करोड़ थी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूटीज के लिए था। आप जानते हैं ये यूटीज बहुत ज़्यादा पिछड़े, टूरिस्ट ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये 5 सालों के लिए पैकेज दिया गया था टिल 2023-24 तक के लिए। और ये कहा था कि हम जो है फंडिंग जो DNRLM के अंदर है वो यहाँ पे इंश्योर कराते हैं, जैसे डिमांड हो हिसाब से होगा। इसमें कोई जो है विदाउट लिंकिंग एलोकेशन विद द पॉवर्टी रेशियो ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड। तो ये बहुत ही बढ़िया इन्होंने स्कीम बनाई है, क्योंकि अगर आपने ये सब हटाया है तो वहाँ पे ध्यान देने की तो बहुत ज़रूरत है भाई, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में, नहीं तो फिर लोग जो है वो बवाल काटेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक हम समझ लेते हैं यहाँ पे आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बीच में आपको बताना जरूर चाहूंगी। ये है भाई आजीविका ओके, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ये क्या है, ये जो योजना है ओके, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था, एक सब स्कीम रही ये, यही जो पहले वाला था DNRLM के तहत। इसका एम ये है कि कनेक्टिविटी देना रूरल एरियाज में, व्हीकल्स ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, उसके थ्रू यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। और ये व्हीकल कौन ऑपरेट करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स। स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन इन कंसल्टेशन विद कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैंने पीछे CBOs कहा था ना, इनके साथ में। और इस DNRLM के तहत इनका ये है कि हम वो सारे के सारे रूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे रोड्स वगैरह जो है रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बट हैज पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जहाँ पे रोड तो बनी है लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलाया जाएगा। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर जो हैं इनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया जाएगा इन जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ताकि आप यहाँ पे व्हीकल्स चलाइए। देखिए यहाँ रूट है, वहाँ पे भाई अगर साधन ही नहीं है तो लोग कैसे जाएंगे रोड में। ठीक है, कोई भी सेपरेट बजट नहीं रखा गया है इसके लिए। ये जो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है इसके लिए इस अंडर द प्रोग्राम जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड रहेगा, जो कि दिया जाता है इन कम्युनिटी CBOs को, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, यही जो है अभी जो एग्जिस्टिंग जो ये जो स्कीम चल रही है ना, इसी के तहत जो पैसा दिया जा रहा है, इसी पैसे को यूटिलाइज करा जाएगा एज अ इंटरेस्ट फ्री लोन टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इसकी है जो मैंने डिस्कस करी। उसके बाद बात आती है यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ये क्या है समझते हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्किल गैप होता है ना, जिससे हमारे देश का जो गांव का गरीब आदमी है वो आज की मॉडर्न मार्केट में आके नौकरी नहीं कर पाता, जैसे कि एक फॉर्मल एजुकेशन उसके पास नहीं है, उसके पास जो डिमांड कर रही है मार्केट वो स्किल नहीं है, तो उस स्किल को देना प्रदान करना। ठीक है, बेनिफिशियरी कौन होंगे, ऐसे गांव के यूथ जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 35 साल के बीच में है। इसमें SC ST विमेन या PC TGs या PWDs भी आते हैं, वो अप टू 45 ईयर्स तक रहेंगे। ठीक है, बाकी सारे तो 35 साल तक, इन लोगों के लिए एक्सेप्शन है 45 साल तक। फीचर्स की बात कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। देखिए ये एक सब स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, और ये फंडिंग सपोर्ट देती है प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट लिंक स्किलिंग प्रोजेक्ट, मतलब स्किलिंग हुई और उसके बाद जो है वो आपका प्लेसमेंट जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी उस स्किल के फील्ड में। तो डिमांड लेड स्किल ट्रेनिंग एट नो कॉस्ट टू द रूरल पुअर, पैसा नहीं लगेगा, आप खाली स्किल डेवलपमेंट करो और उसके बाद जो डिमांड है उस स्किल को डेवलप करो और उसके बाद जाओ और नौकरी करो। ठीक है, तो सोशली डिसएडवांस ग्रुप को, जैसे कि आपको SC ST को 50% तक इन्होंने कवर करा है, माइनॉरिटी को 15% और औरतों को 33% तक कवर करा है।
इंसेंटिव दिए जाएंगे फॉर जॉब रिटेंशन, करियर प्रोग्रेशन, फॉरेन प्लेसमेंट तक की बात इसके अंदर है। और गारंटीड प्लेसमेंट दिया जाएगा एटलीस्ट 70% ट्रेंड कैंडिडेट को, मतलब जिनको ट्रेनिंग मिलेगी उसमें 70% को तो पक्का गारंटी जॉब मिलनी है। उसके बाद प्लेसमेंट हो गया, छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद भी आपको सपोर्ट देंगे, जैसे आपको इधर से उधर जाना है माइग्रेशन सपोर्ट देंगे, ठीक है ना, प्रॉपर कुछ करेंगे। और नए जो ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी मदद प्रोवाइड करेंगे, है ना, स्किल्स वगैरह इनकी डेवलप करेंगे। उसके साथ यहाँ पे इम्फेसिस डाला जाएगा कुछ प्रोजेक्ट्स पे जो गरीब लोगों के लिए हैं, पुअर रूरल यूथ के लिए हैं, जम्मू एंड कश्मीर के, उनके लिए भी कुछ स्पेशल डाला जाएगा इम्फेसिस। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भी जो लोग हैं, ये 27 जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना, इन सब के लिए भी चीज़ें जो है रखी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम और बताना चाहते हैं आपको कि इसमें यह है कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। और थ्री टियर इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है। उसमें 3 टियर में क्या है, सबसे पहला है कि DDU GKY नेशनल यूनिट एट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फंक्शंस एज अ पॉलिसी मेकिंग, ये पॉलिसी मेकिंग के तौर पे काम करेगी, टेक्निकल सपोर्ट देगी और एक फैसिलिटेशन एजेंसी के तौर पे काम करेगी। उसके बाद DDU समझ गए ना क्या है क्या नहीं है ना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अब ये मत सोचिएगा अरे ये क्या बोले दे रही है, DDU और GKY ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो DDU GKY है ये स्टेट मिशंस, ये जो दूसरा वाला आपका टियर है वो मतलब 3 टियर मॉडल बता रही हूँ ना मैं, तो पहला मैंने बता दिया, फिर समझ लीजिए एक बार, पहले DDU में कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, DDU GKY, ठीक है, अब मैं यही यूज करूंगी। अब 3 टियर इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या है, पहला समझिए, ये नेशनल यूनिट रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, ये एक पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी, टेक्निकल सपोर्ट का काम करेगी और फैसिलिटेशन एजेंसी का काम करेगी। दूसरे नंबर पे ये स्टेट मिशन प्रोवाइड करेगी इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। और तीसरे नंबर पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगी स्किलिंग और प्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो ये कुछ यहाँ पे बात। और उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। न्यूज में क्यों रहा समझते हैं। देखिए सितंबर 2020 तक करीब 27.21 करोड़ मैन डेज एम्प्लॉयमेंट ये वॉज प्रोवाइडेड अंडर द अभियान। इस अभियान के तहत करीब 27.21 करोड़ मैन डे एम्प्लॉयमेंट को सितंबर 2020 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। तो क्या है गरीब कल्याण योजना, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, समझते हैं कि लाइवलीहुड जिंदगी को जीने के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना रिटर्नी माइग्रेंट्स को। जैसे मान लो कोई लखनऊ में काम करता था, अब यहाँ उसकी जॉब छूट गई तो ये वापस जो आ गया, ठीक है, तो रिटर्नी माइग्रेंट्स को एम्प्लॉयमेंट देना। और इसी तरह से ऐसे जो सिटीजन जो कि गांव वगैरह में अफेक्ट करे हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट देना। उसके साथ भाई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो दिक्कत होती है जैसे रोड्स, हाउसिंग, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, कई सारे लाइवलीहुड असेट वगैरह, कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ये सबको भी यहाँ पे सपोर्ट करना। क्लियर, ऐसे जो गांव है उनको भी यहाँ पे सपोर्ट करना। अब यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो लॉन्च तो करी गई थी जून 2020 में, आप समझ रहे हैं क्यों करी गई थी, है ना। और ये रिटर्निंग माइग्रेंट्स की बात सुनते ही समझ जाइएगा कि क्यों करी गई होगी जून 2020 में, क्योंकि कोविड था। और ये 125 दिनों के लिए 125 डेज के लिए थी, करीब 116 डिस्ट्रिक्ट में थी, 6 स्टेट्स की। जहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत में देखने को मिली थी एक बिहार, एक उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, एक राजस्थान, एक झारखंड और एक उड़ीसा, ठीक है, इन 6 स्टेट में थी कोविड-19 के चलते। अभियान के अंदर ये था कि हम मेन ध्यान देंगे करीब 25 टारगेट ड्रिवन वर्क्स को, कामों को, ताकि एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके गांव वगैरह में, है ना। 116 अभियान डिस्ट्रिक्ट में, इसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा था, ठीक है। इसमें ये मदद जो है इसमें सबके एफर्ट्स थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के और कुछ 11 मिनिस्ट्रीज और थे, जैसे पंचायती राज, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, माइंस और जल शक्ति, इन्वायरमेंट, रेलवेज, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बॉर्डर रोड्स, टेलीकॉम एंड एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसी 6 जो राज्यों की सरकारें उनकी भी काफ़ी थी, ठीक है ना। तो इतना समझिए कि कैसे क्या ही काम देते उस टाइम पे इन्होंने, भाई यही कहा कि हम यही आपको काम देते, कुछ तो आप करिए। बेचारे लोग की इतनी बुरी हालत थी, आपने देखा ही था कैसे किस तरह से लोग जा रहे थे, क्या हो रहा था, है ना। तो इतना हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा थोड़ा सा मैं इसमें बैक जो है और अच्छा समझा देती हूँ कि भाई कोई दिक्कत ना रह जाए, है ना। तो
विलेजेस ऐसे जहाँ पे ये समझ गए ना आपकी क्या है क्या नहीं, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि भाई एम्प्लॉयमेंट देना रिटर्निंग माइग्रेंट्स को और सिमिलरली अफेक्टेड सिटीजन्स को रूरल एरियाज में, और सैटुरेट विलेजेस जो थे ना विद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, है ना, जैसे मैंने बता दिया क्या है नहीं क्या नहीं। तो ये कुछ खत्म होता है यहाँ पे। और अन अकेडमी में मुझे ज़रूर फॉलो भी कर लीजिए, सिर्फ IAS का कोड यूज़ करके मुझे वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही एथिक्स में ले रही हूँ, बहुत उम्दा लेक्चर्स चल रहे हैं वहाँ पे। 2021 एडिशन खत्म होने वाला है, आप प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन करिए, वो भी सिर्फ IAS को यूज़ करके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।